वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स के लिए टॉप 10 स्मॉल कैप शेयर्स यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। तो उसमें से हमने जो पहला स्टॉक लिया है वो है राजरतन ग्लोबल वायर्स। ये कंपनी क्या करती है, क्या इसका बिजनेस है, क्या इसके की मोड्स है, क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मार्केट शेयर कितना है और यहाँ पे क्या की ट्रिगर्स हैं, कंपनी एक्सपेंशन कैसे कर रही है, बिजनेस क्या है, फिनेंशियल एनालिसिस, पीयर कंपैरिजंस, वैल्यूएशंस वगैरह, और आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के स्मॉल कैप शेयर्स में कैसे ट्रेड करें या नहीं करें, रिस्क को कैसे अपन कम कर सकते हैं अपनी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे एंड में हमारा इस स्टॉक पे ओपिनियन भी शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजरतन ग्लोबल वायर्स के बिजनेस की। देखिए, ये कंपनी है जिसके यहाँ पे दो बिजनेस हैं, जिसमें से हाई कार्बन स्टील वायर बनाने का बिजनेस है, जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसकी तरह तरह की इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशंस हैं। अगर आप देखोगे मैकेनिकल स्प्रिंग, बेडलिंग, सीटिंग, वायर रोप्स वगैरह, कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनाने के लिए, ऑटोमेटिव केबल्स वगैरह, और स्टील फाइबर और कट फायर शॉट और ये सभी तरह की चीज़ें। तो इसका आपको सभी को पता है, ये हाई कार्बन स्टील वायर जनरली आप फोटो देख के समझ गए होंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है ये तो बहुत कम चलता है, ये इनके टोटल रेवेन्यू का बहुत कम है। अगर अपन देखेंगे तो मेन जो इनका प्रोडक्ट है वो है टायर बीड वायर। वो क्या काम करता है, टायर बीड वायर क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो टायर जो होता है ना आपका, उसके अंदर एक स्टील की यहाँ पे है ना लेयर डाली जाती है, बेसिकली एक वायर डाला जाता है, उसको टायर बीड वायर कहा जाता है। और ये बेसिकली सभी टायर्स में ये काम आता है। तो इसके अंदर ये लोग करीबन है ना 90 to 95% रेवेन्यू टायर बीड वायर के बिजनेस से लेके आते हैं, और कुछ 5% का बिजनेस इन लोगों का यहाँ पे बाकी के जो हाई कार्बन स्टील से आता है। अब अपन इसमें कुछ की हाइलाइट्स और की ट्रिगर्स डिस्कस करते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, पिछले 2 महीने के अंदर इसका स्टॉक प्राइस 1000 रुपये से 1700 रुपये जा चुका है, और अब ये वापस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, बिकॉज अब ये बेयरिश जोन में, तो इसको एक्यूमुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा समय यहाँ पे हमें लग रहा है। और अपन लेवल्स की भी बात करेंगे। अब अपन सबसे पहले कंपनी को और डीप में समझते हैं, कंपनी क्या क्या कर रही है। तो यहाँ पे कुछ अपन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी है लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है एशिया के अंदर एक्सक्लूडिंग चाइना, और ये पूरे थाईलैंड के अंदर यहाँ पे इकलौती मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे बीड वायर की। और ऑब्वियसली ये बात अगर अपन देखेंगे तो इंडिया के अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। और थाईलैंड में आपको बता दूं एक अभी बढ़ता हुआ टायर हब है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब टायर रिलेटेड वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है, टायर मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा, ये कंपनी सुनील चौड़िया इन लोग ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करी थी 1989। अब इनके बेटे भी हैं जो यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये उस समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी के यहाँ पे 85% यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और ये इस बिज़नेस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ये एक मोट है। देखो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एमआरएफ को जब भी टायर बनाना है तो उसको बीड वायर चाहिए। अब वो बीड वायर हर किसी से नहीं ले सकता। अगर वो उसने बार बार अपना बीड वायर किसी और से बदला तो उसके पूरे के टायर की स्ट्रेंथ और पूरी टायर की जो क्वालिटी है उस पर इंपैक्ट आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ना ये बेसिकली अपने को है ना इसमें मोट ये होता है कि एक बार आपका रिलेशनशिप डेवलप हो गया ना, तो यहाँ पे वो कंपनी आपके साथ जुड़ी रहेगी, और ये एक एंट्री बैरियर है। एक बार आपने उस कंपनी को टैप कर लिया तो आप यहाँ पे कोई और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नहीं आ पाएगा, बिकॉज स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कंपनी की 2 लोकेशंस है, थाईलैंड में है और एक मध्य प्रदेश में प्लान है। इनका एक और प्लांट आने वाला है, वो है पिथाम्बुर। अगर अपन देखेंगे साउथ इंडिया में एक और इनका प्लांट आने वाला है, तो टोटल 3 प्लांट है इनकी। एज ऑफ नाउ जो इनकी कैपेसिटी है 1,12,000 MTPA की है। ये इस साल के अंदर इसको ले जाना चाहते हैं 1,20,000 MTPA, और आने वाले 2-3 साल में ये 1,80,000 MTPA ले जाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, कंपनी ने पिछले साल यहाँ पे 60,000 MTPA का टोटल यहाँ पे एक्सपेंशन किया था। तो अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी हर बार बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशन कर रही है, और कंपनी ने ये भी दावा किया है कि जो 60,000 MTPA का जो बेसिकली जो टन्स पर एनम का जो एक्सपेंशन किया है, वो कंपनी मानती है कि उसका यूटिलाइजेशन 100% इस साल के हो जाएगा। मतलब देखिए, कंपनी ने प्लान तो बना दिया है, बट उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बिकने वाला है क्या, तो कंपनी बोलती है कि इस साल में वो उस पूरे प्लांट की जो नई कैपेसिटी है वो पूरी अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, कंपनी यहाँ पे 2 ही तरह के काम करती है जो मैंने आपको बताया था। इनका मोस्ट यहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट रिलेटेड है।
टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट कितना पार्ट है हम वो भी डिस्कस करेंगे। और प्रमोटर की होल्डिंग 65% है और यूएसए से लेके यहाँ पे साउथ कोरिया तक सभी जगह इनके काम होते हैं। इनके कस्टमर्स की आप लिस्ट देखोगे तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसी कौन सी टायर कंपनी है जो यहाँ पे बीड वायर इससे कंपनी से नहीं खरीदी। अपोलो से लेके सीएट, बालकृष्ण, एमआरएफ, और अभी अगर आप टीवीएस टायर्स देखो, जेके टायर देखो, और सारी कंपनीज, बिरला टायर, ओरिएंटल और ग्लोबल कंपनीज में भी अगर अपन बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे जो यहाँ पे कर रही है। जैसे ब्रिजस्टोन है, बहुत बड़ी कंपनी है। और फिर उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो उनके बाद अगर इंटरनेशनल जो मार्क्यूरी कस्टमर्स हैं उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। ये इनके थाईलैंड के कस्टमर हैं और ये आउटसाइड वो पहले वाले इंडिया के थे, ये थाईलैंड और ये इंटरनेशनल है। तो इसमें भी बहुत बड़े बड़े, जैसे सिल्वर स्टोन बहुत बड़ा नाम है। तो ये लगभग है ना, ये मतलब डिमांड है इनकी कंपनी की। और अगर आप देखोगे तो इसका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंपनी ने बताया कि यहाँ पे कैसे कैसे वॉल्यूम डिक्लाइन देखने के बाद भी इनका यहाँ पे अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर ज़्यादा कंपनी डिपेंड करती है। बट एक की चीज़ यहाँ पे एक और समझने की बात है कि टायर की 70% सेल रिप्लेसमेंट की होती है, मतलब केवल 30% सेल्स ही टायर की न्यू कार्स पे डिपेंड करती है। बट मैं ये मानता हूँ कि न्यू कार्स बिकेगी तभी यहाँ पे ना उसमें रिप्लेसमेंट आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे नए कार्स में तो 30% ही यूज़ होता है, बाकी 70% रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट आप समझ गए, अगर आपका टायर खराब हो गया तो आप नया टायर खरीदते हैं ना। तो जैसे कि गाड़ी आप एक बार खरीदते हो बट उसमें टायर बहुत बार बदलते। तो जब जब टायर आपका बदलेगा तब तब आपको बीड वायर चाहिएगा, तो ये राज रतन ग्लोबल वायर से लिया जाएगा। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे $300 बिलियन की होने वाली है अगले 5 साल में, तो ये है। और लास्ट क्वार्टर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने यहाँ पे ग्रोथ पुट ऑन करी है वॉल्यूम के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप देखेंगे राज रतन का हाईएस्ट यहाँ पे प्रोडक्शन क्वार्टरली, जो अगर आप देखोगे क्वार्टरली प्रोडक्शन कंपनी ने पोस्ट किया है। ओवरऑल कंपनी ने लगातार 3 क्वार्टर से यहाँ पे हाईएस्ट सेल्स और प्रोडक्शन का यहाँ पे काम किया है। तो कंपनी लगातार 3 अपने ना क्वार्टर से यहाँ पे हाईएस्ट एबिटा मार्जिन, सेल्स और वो सब पोस्ट करती आ रही है। और ये इनकी कुछ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस है जो आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो लग रही है, जो करस्पॉन्डिंग मतलब वाई ओ वाई बेसिस पे अगर आप देखते हो तो देखो रेवेन्यू बढ़ता है कंपनी का 47% से, इबिटा 115% से, पीबीटी 196, पैट यहाँ पे 282%। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूँ? कंपनी काम कम कर रही है, इबिटा ज़्यादा कमा रही है, पीबीटी और ज़्यादा कमा रही है और पैट और ज़्यादा कमा रही है। इसको बोलते हैं सभी फेज में मार्जिन एक्सपेंशन कर रही है। कंपनी कम बेच के अब ज़्यादा कमा पा रही है। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 282% से बढ़ता है, बट कंपनी का रेवेन्यू 47% से बढ़ता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की एक खास बात है, कंपनी को 8 साल तक लगभग यहाँ पे 2023 तक यहाँ पे थाईलैंड में टैक्स से छूट है। अगर उनका प्रोडक्शन 22,000 टीपीए से ज़्यादा होता है, टन्स पर एनम से ज़्यादा होता है, तो कंपनी को यहाँ पे अपने टैक्स से छूट है। तो थाईलैंड में इनको एक टैक्स की छूट मिली हुई, जो कि एक बहुत बड़ा एक एंट्री, एक और मोट है कंपनी के लिए। बाकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 15-20 लगभग यहाँ पे ना डबल डिजिट 20% की ग्रोथ पुट ऑन करी है। ये कंपनी के वापस आप कुछ सारी चीज़ें देख सकते हैं। इबिटा मार्जिन के अंदर अगर हम बात करें तो अभी कंपनी का जो लेटेस्ट इबिटा मार्जिन है वो 18% का है। और FY21 के लिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा इबिटा मार्जिन का एक्सपेंशन पोस्ट किया, और मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। इबिटा मार्जिन के अंदर एक्सपेंशन इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आने वाले 2 साल बाद अब इंपैक्ट आने लग जाएगा, बिकॉज कंपनी का यहाँ पे टैक्स लगने लग जाएगा थाईलैंड के बिजनेस में। बट नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर आप देखोगे Q4 FY20 से FY21 में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया है। तो इबिटा मार्जिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की। यहाँ पे जो डेप्ट है कंपनी ने काफ़ी हद तक यहाँ पे रिड्यूस भी करी है अगर आप देखोगे। बट यहाँ पे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हो एबिटा ऐसे एक्सपेंड होता है। ये कंपनी का है ना, मतलब कम काम करके भी कंपनी ज़्यादा एबिटा बना रही है ना, तो ये बहुत ज़्यादा, ये कॉस्ट एक तो कम करी कंपनी ने, और इनके पास प्राइसिंग पावर है क्योंकि इनके पास मार्केट शेयर ही इतना है। कुछ यहाँ पे की रेशोज क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशोज का 0.64 है। डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने 8 रुपीज़ का दिया है, जो कि 80% ऑफ द फेस वैल्यू है। कंपनी ने इतना पैसा कमाया, कंपनी इतने कैश फ्लो में है, इतना हाई कैश है उनके पास कि उन्होंने अपना 80% यहाँ पे डिविडेंड दिया है। ROE इसका 23% है, ROCE यहाँ पे 22% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 5.95 है। तो ये सारे कुछ की फैक्टर्स है जो कंपनी के उसके हैं। मेजर डेवलपमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्या हुए थे। एक तो कंपनी ने यहाँ पे लगातार 3 क्वार्टर तक अपना हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट पुट ऑन किया था। कंपनी ने अब 2-3 नई लोकेशंस में यहाँ पे एंट्री ली है, श्रीलंका, यूएसए, यूरोप। अब यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है थाईलैंड के अंदर, जो कि 34,800 लगभग यहाँ पे 40,000 टीपीए की कैपेसिटी है, उसको अब ये 60,000 टीपीए लेके जाएंगे। तो ये कंपनी का कुछ ओवरऑल प्लान है। और वहीं पे कंपनी ने
अपना थोड़ा बहुत है ना टेक्नोलॉजी वगैरह भी उस पर चेंजेस किए हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी की जो डेप्ट है, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, मैं एनुअल रिपोर्ट से देख के बता रहा हूँ, इनकी जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है लगभग 8 से 6% है। 6% इनकी थाईलैंड की डेप्ट की कॉस्ट है और इंडिया में जो 8% की डेप्ट की कॉस्ट है। और यहाँ पे जो इनका बेसिकली मिटिगेशन है, कुछ इनको यहाँ पे चैलेंजेस आए थे, तो कंपनी ने बताया कि हम लोग ने कैसे कैसे क्या क्या किया है। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कंपनी ने अपना अपना ओवरऑल प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज किया था। फिर कंपनी को यहाँ पे राज रतन ने तो साउथ इंडिया में इनको डिमांड दिखी, तो साउथ इंडिया में पहले इन लोग ने वेयर हाउस लेके आए, पहले टेस्ट किया कि डिमांड मेंटेन रह पाती है क्या। अब यहाँ पे साउथ इंडिया में वो लोग प्लांट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, द मीडियम टर्म सेक्टोरियल व्यू है, तो कंपनी यहाँ पे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। और अगर ईवी आता है तो क्या होगा ना, ईवी आते ही एक है ना पूरा को पूरा आउटलुक बदल जाएगा, लोग बाग गाड़ियाँ और ज़्यादा खरीदेंगे, तो कार की वॉल्यूम्स एकदम से बढ़ जाएगी। जैसे अगर आपको याद हो तो जब 3G से 4G पे अपन शिफ्ट हुए थे, तो एकदम से 4G फोन्स का चलन बढ़ गया था। दो वो कम, मतलब फोन्स तो अपने लगभग वही थे, बट यहाँ पे जैसे ही 4G वेरिएंट आ गया तो अपने 4G फोन्स की डिमांड बढ़ गई थी। वैसे ये एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल व्हीकल से जब ईवी पे आएंगे तो इस तरह की डिमांड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सेम पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, लोग बाग ईवी ज़्यादा खरीदेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, तो यहाँ पे इस सेक्टर को, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और वहीं पे कंपनी को PLI स्कीम का भी बेनिफिट वगैरह मिल रहा है, और ग्रीन टैक्स जो प्रपोज किया जा रहा है उससे भी यहाँ पे फायदा हो रहा है। स्क्रैपेज पॉलिसी और जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉलिसीज थी वो यहाँ पे ओवरहैंग खत्म हो गया। कंपनी का यहाँ पे एक इंटरव्यू आया था DSIJ में, जो आप बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, वो आप जरूर पढ़िएगा। एक तो स्क्रैपेज पॉलिसी पे जो सरकार ने अभी वो की है, और EV की पॉलिसी है जो उनको बहुत अच्छी लग रही है, और PLI स्कीम लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इनकी क्या क्या वो है, देखो अभी ये पहले तो मंथली कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। इनका जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे 20% से 30% हो जाएगा थाईलैंड के अंदर। वहीं पे ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन देखें, इन लोग ने IT वगैरह डिजिटाइज किया है। कंपनी एक नया प्लांट लेके आएगी साउथ इंडिया के अंदर, जहाँ पे ये लोग वापस वही लगभग वो 60,000 MTPA का प्लांट है, जिसके साथ इनका 1,80,000 MTPA का हो जाएगा। और कंपनी दो ही तरह की चीज़ें बनाती है। और यहाँ पे एक और जो नया जो प्रोडक्ट है वो कंपनी लॉन्च करेगी, ट्रक बस रेडियल टायर्स के अंदर यहाँ पे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, जो हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। तो ये इनकी कुछ की मोट है। और अब अपन आ जाते हैं, बहुत ही प्यारी यहाँ पे इसकी एनुअल रिपोर्ट है, उसका एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये कंपनी ने वापस कुछ की फैक्टर्स को यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से हुआ है। अच्छा, ये कंपनी 2018-19 में कहाँ पे थी, अगर आप देखोगे तो इनकी 36,000 यहाँ पे TPA की इंडिया में कैपेसिटी थी, 26,000 थी, जो लगभग दोनों को है ना कंपनी ने डबल किया है, और आने वाले टाइम में इससे भी डबल करने वाली है। 1,80,000 कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे प्लान है। तो यहाँ पे अपने को पता पड़ता है कि कंपनी यहाँ पे कैसे कर रही है। और यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ डिस्क्लोज करी थी कि कंपनी का जो ओवरऑल अभी ये जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हुआ है, हाँ सॉरी, जो ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हुआ है ये लगभग 60% कम कॉस्ट में किया है। मतलब अगर कोई और कंपनी आके यहाँ पे प्लांट लगाती तो कंपनी को वो 60% ज़्यादा महंगा पड़ता। तो ये यहाँ पे एक और एंट्री बैरियर है। इनके पास ऑलरेडी ज़मीनें हैं, इनके पास ऑलरेडी प्लांट है, वहाँ पे जो एक्सपेंशन करना में 60% कम कॉस्ट में अगर कंपनी काम करती तो बहुत बड़ा यहाँ पे एक एंट्री बैरियर क्रिएट होता है। और बाकी मैंने और भी सारे एंट्री बैरियर बताए थे। कंपनी का 43% रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बाहर से आता है, और इनके यहाँ पे कुछ R&D यहाँ पे वो है जिसमें ये लोग और सारी चीज़ें करते रहते हैं। ये इनका रेवेन्यू, EBITDA, नेट प्रॉफिट, EPS, EBITDA मार्जिन, ROC, ROE का चार्ट है, डेब्ट टू इक्विटी का चार्ट है। लगभग जितने भी अगर आप देखोगे तो सभी चीज़ें यहाँ पे कंपनी के फेवर में है, कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ के बारे में बताती है। उसके बाद कंपनी ने और क्या क्या किया है, तो कंपनी ने एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बोला है कि अब वो यहाँ पे प्राइस सेटर हो चुके हैं रेदर देन कॉस्ट टेकर। मतलब अब ये लोग मार्केट में अपनी प्राइस सेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज यहाँ पे इनकी जो मोनोपोली है इस मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे राज रतन ने ना अपना कैपिटल को कैसे कहाँ काम किया था, देखो कंपनी ने यहाँ पे जो टोटल कैश जो जनरेट किया था लगभग है ना, कंपनी ने यहाँ पे 26 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने टोटल कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए प्लान किया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे FY21 के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए जो कंपनी ने प्लान किया था वो 32 करोड़ का किया था। और उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा उसके बाद जो बचा कंपनी ने वो डिविडेंड के रूप में यहाँ पे अनाउंस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपनी 300 से 350 करोड़ का अभी जो वो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है उसमें 350 करोड़ रुपये कंपनी के कुछ लगेंगे, तो वो यहाँ पे कंपनी करने वाली है। और यहाँ पे जो कंपनी ने बताया कि यहाँ जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 7% हाईयर टनेज रही है। देखो यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे वॉल्यूम कम में ग्रो हो रही है, रेवेन्यू और तेज़ी से बढ़ रहा है, EBITDA और तेज़ी से, मार्जिन और ज़्यादा। तो ये है इनकी प्राइसिंग पावर। उसके बाद अगर हम देखें
तो और भी चीज़ें यहाँ पे कंपनी ने, जो मैं आपको बताया था कि 1,20,000 TPA की कंपनी काम कर रही है, और यहाँ पे जो उस प्लांट के बारे में भी बताया, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 1,80,000 TPA का इनका टोटल यहाँ पे प्लान है, विजन है फॉर स्टार्टिंग द न्यू कंपनी, जो न्यू प्लांट की बात हो रही है। तो ये वापस से वही चार्ट है जो कंपनी ने बहुत अलग तरीके से बताया कि कौन कौन सी कंपनीज इनके यहाँ पे कस्टमर्स है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज किया कि राज रतन थाईलैंड वाला जो बिज़नेस है बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ओनली मैन्युफैक्चरर है, और उससे यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये है। और थाईलैंड में कंपनी ने जो बताया वो है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक की फैक्टर भी चल रहा है, जो कि यहाँ पे वाई थाईलैंड कंपनी ने एक डिस्क्लोज भी किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कंपनी ने बताया वाई थाईलैंड यहाँ पे ना एक नया हब बनता जा रहा है टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक तो वहाँ पे लार्जेस्ट रबर एक्सपोर्टर है एक तो थाईलैंड। तो वो सारी चीज़ें और बहुत मतलब की फैक्टर्स है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। बड़ी बड़ी यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे इनका, तो ये कंपनी ने अपने है ना टैक्स हेज के बारे में बताया है, और यहाँ पे एक तो कंपनी ने कॉस्ट लीडरशिप के बारे में बताया कि यहाँ पे कॉस्ट कैसे कम होती जा रही है इनकी लगातार, और कस्टमर रिलेशनशिप अभी 83% ऐसे कस्टमर्स हैं जो 5 साल से ज़्यादा इनके साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये लोग जो कस्टमर्स होते हैं ना, बहुत बड़ी कंपनीज होती है। राज रतन तो कुछ भी नहीं है MRF के सामने। अभी MRF को राज रतन से अगर बिजनेस करना है ना, तो पहले MRF आती है, उनके कंपनी के प्लांट को इंस्पेक्ट करती है, 4-5 बार देखती है, बहुत साल लग जाते हैं, लगभग है ना 1-2 साल लगते हैं एक कस्टमर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करने में। तो MRF हर किसी के साथ यहाँ पे नहीं जाएगी, और राज रतन अभी क्या है, सभी को काम करके दे रही है। तो हर दूसरी कंपनी को है ना ट्रस्ट है कि राज रतन के पास एक्सपीरियंस है, और कंपनी 20 साल से यही काम कर रही है। और मैंने आपको लिखिता इंफ्रा की वीडियो में भी बताया था कि कंपनी जो एक प्रोडक्ट या एक सर्विस में काम करती है ना, वो एक उसको अपने एक्सपर्टाइज इस लेवल तक ले जाती है कि फिर आगे पीछे उसके कोई आ नहीं पाता है। तो लिखिता के बिजनेस में भी अपन ने देखा था। और जो कंपनी बहुत ज़्यादा है ना इधर उधर अपना पाँव डालती रहती है, जैसे पावर मैक एक कंपनी थी, वो सभी जगह अपना हाथ पाँव फैला रही है, पर वो इतनी परफॉर्म नहीं कर पा रही। और यही यहाँ पे ना एक मोट है कि कंपनी अपनी लगातार एक्सपर्टाइज डेवलप कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे व्यू पॉइंट पे टेक्निकल चार्ट्स वगैरह देख लेते हैं, और यहाँ पे डेब्ट टू टर्नओवर और ये सारे रेशोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। बट ये एनुअल रिपोर्ट एक ऐसी एनुअल रिपोर्ट है, अगर आप यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। इट इज़ वेरी वेरी गुड एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। और एक बहुत छोटी कंपनी ऐसी जनरली ये रिपोर्ट नहीं बनाती है, बट यहाँ पे इन लोग ने बनाई है। और इनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म है, जो मुझे अभी 2-3 दिन में समझ में आया, कंपनी बहुत ज़्यादा अपने हाई डिस्क्लोजर्स मेंटेन रखती है। सारे आउटलुक वगैरह, सारे एक्सपेंशन प्लान और सारी चीज़ें, कंपनी मार्केट का आउटलुक, कंपनी का आउटलुक, सब चीज़ें शेयर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, और कंपनी का यहाँ पे विजन है लार्जेस्ट यहाँ पे बीड वायर का यहाँ पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बनना वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया में इनकी और ज़्यादा इसको पकड़ को और यहाँ पे मजबूत करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूएशंस के टर्म में बात करेंगे, इनका कोई पीयर तो है नहीं। इनकी जो वैल्यूएशन अभी 32 का पी चल रहा है, और यहाँ पे जो EV टू EBITDA रेशो है वो 20 का है, और प्राइस टू बुक रेशो 7 का है। जो एक अपने को यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है ना एग्जिस्टिंग, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कंपनी थोड़ी हाई पी पे ट्रेड हो रही है। अगर आप देखोगे अप्रैल 2018 के बाद से यहाँ पे कंपनी है ना लगभग 15 के पी पे कम पे ट्रेड हुई है, और अभी यहाँ पे एकदम से कंपनी का पी लगभग है ना 32 के आसपास चला गया है। तो थोड़ी ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर आप देखोगे 1 महीने का चार्ट कंपनी का, जो अगर आप देख सकते हो प्राइस का यहाँ पे चार्ट है, वो लगभग 1000 रुपये से 1700 रुपये आया है। अब अपन थोड़ा टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो ये कंपनी का चार्ट है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल जो है अपना 1744 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट यहाँ पे एक जो सपोर्ट है यहाँ पे पहले तो 1300 रुपये पे है, ठीक है। उसके बाद एक और जो सपोर्ट है वो 1100 रुपये पे। आप बोलोगे कि यार इतना लंबा चौड़ा सपोर्ट क्यों दिया है आपने? देखो, कंपनी ने कितनी लंबी कैंडल बनाई थी और जब जाके वो आया था, तो जैसे एक तरफ से भागा है, एक तरफ से नीचे भी आ सकता है ना। तो ये एक रिस्क होती है। अभी यहाँ पे एक तो वॉल्यूम नहीं है, तो ये एक बेसिकली था। एक तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है आने वाले टाइम में, और थोड़ा यहाँ पे ऊपर से अब है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मोड में चल रही है अभी। तो इसमें अपने को क्या करना चाहिए? देखो, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस स्टॉक को पहले तो रडार पे रखो, 1-2 महीने तक, मतलब है ना 10-15 दिन तक देखो क्या मूवमेंट आ रहा है।
अगर अपन देखें 1 महीने का इसका मूवमेंट, तो ये 1 महीने का कुछ मूवमेंट और 5 दिन का अगर आप मूवमेंट देखते हो तो लगभग ये स्टॉक अब यहाँ पे जा रहा है। अगर आप 10-15 दिन तक ये देख लेते हो कि ये स्टॉक 1700 रुपये पे ही रहेगा, तो अपने को एक है ना थोड़ा मीडियम टर्म सपोर्ट बन जाता है। बट यहाँ पे 1700 के लेवल से अगर नीचे आता है तो फिर अपने को वापस कॉशियस होना पड़ेगा। मैं क्या सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, देखो आप इसको पहले तो रडार पे रखो, आपकी वॉच लिस्ट में रखो, फिर इसको यहाँ पे धीरे धीरे ऐड करते जाओ। ओवरऑल मान लीजिए आपको 100 शेयर लेने हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 5-5 की क्वांटिटी में आप लेते जाओ या फिर 10-10 की क्वांटिटी में लेते जाओ, स्टैगर्ड बाइंग करते रहो। अगर आपको लगे आपने 10-1700 पे खरीदा और स्टॉक नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको 17,000 रुपए का ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने 100 शेयर एक साथ खरीद लिए तो आपका सारा पैसा एक ही बार में ब्लॉक हो जाएगा, और फिर 1700 से सीधा जब 1200, 1300 या 1500 आ गया गलती से, देखिए स्मॉल कैप शेयर है, इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको एक भारी नुकसान हो जाएगा। फिर आप एवरेज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं बचेगी, तो इसलिए ये चीज़ रहती है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि यार है ना बढ़ गया तो फिर क्या होगा? देखो बढ़ गया तो कोई बात नहीं ना, अगर हर 10% टूटने पे खरीदना है और हर 5% बढ़ने पे इसको है ना खरीदना है, इस तरीके की स्ट्रेटेजी। 1700 पे मान लो ले लिया, अगर कल को 1750, 1760 हो गया तो आप और थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर लो, क्योंकि अब आपके पुरानी पोजीशन पे एक है ना अच्छा खासा गेन डेवलप होता जा रहा है, जो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है। अगर ऊपरी भाव से थोड़ा नीचे भी आया तो भी आपको ओवरऑल यहाँ पे एवरेज पोजीशन मेंटेन रहने के कारण आपका यहाँ पे टारगेट जो कॉस्ट है वो मेंटेन रहेगी, गेन्स भी मेंटेन रहेंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। टारगेट प्राइस की बात करें, मैं यहाँ पे इसमें मीडियम टर्म का एक टारगेट दे सकता हूँ, जो मेरे को लगता है बाय Q1 या फिर Q2 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2000 रुपये तक का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। कंपनी को अभी भी परफॉर्म करना पड़ेगा, इन 2 क्वार्टर में तो अपन ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, बट आने वाला Q4 में अपने को एक बहुत अच्छी यहाँ पे ना रेवेन्यू की ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, जब तक कंपनी के जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे एक्सपेंशन है वो चालू हो चुके होंगे। तो Q4 और या फिर Q3 जो दिवाली का एक सीजन होता है, वहाँ पे कंपनी को अपने को देखना है, वहाँ पे कंपनी ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म किया तो यहाँ पे मजा आएगा। रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डबल डिजिट से ज़्यादा की होनी चाहिए, और यहाँ पे जो सिंगल डिजिट की अभी वॉल्यूम ग्रोथ थी उसको अपने को डबल डिजिट में अब देखना है। तो ये कुछ की ट्रिगर्स है जो अपने को आने वाले क्वार्टर रिजल्ट्स में ट्रैक करते रहना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ें हैं कि शॉर्ट टर्म वर्ट टर्म का टारगेट है तो वो मैं नहीं दूंगा, बट यहाँ पे आने वाले 5 साल में आप स्टॉक को कहाँ देख सकते हो, तो यहाँ से आपको ये डबल होता हुआ देख सकते हो, ठीक है। लगभग 3000 रुपये तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे आने वाले 2-3 साल में। और ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसमें एक तो मार्केट शेयर इनका हाई है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इनके पास मैरिक्यू क्लाइंट्स है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो इस ना ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में कोई काम ही नहीं करता है। तो ये एक है ना मोनोपोली बिजनेस, इसको अपन बोलते हैं ना, CDSL एक मोनोपोली बिजनेस है, IRCTC एक मोनोपोली बिजनेस है, तो ये एक नया मोनोपोली बिजनेस है जो अपने को यहाँ पे ट्रैक करना चाहिए। टायर कोई भी खरीदो, इनको यहाँ पे वायर तो यहाँ पे राज रतन ग्लोबल वायर से ही खरीदना पड़ेगा। चलिए, ये एक ऐसी कंपनी थी जो हम लोग ने कवर करी है। प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे आपके जो नॉर्मल स्टॉक्स हैं उनसे तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो मेक यहाँ पे आप बहुत अपनी डिसेंट बैट लें, कंजर्वेटिव होके चलें, ज़्यादा जो छोटे मोटे स्टॉक मूवमेंट के भरोसे आप यहाँ पे अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कॉल ना लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक स्मॉल कैप में पैसा लगाते हो तो उसका मज़ा, उसमें जब कंपाउंडिंग आएगी ना तब मज़ा आएगा, और एक बार आपने कंपाउंडिंग के गेन्स देख लेना आप ट्रेडिंग गेन्स छोड़ दोगे। तो कंपाउंडिंग के लिए अपने को क्या करना है, धीरे धीरे स्टॉक में पैसा लगाना है। आज तो कंपनी 3500 रुपये पे जाने से रही है ना, अब तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो ये इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी रहेगी, और अपने को धीरे धीरे इसको ट्रैक रखेंगे। और हम लोग आने वाले अब इस क्वार्टर में भी, सभी क्वार्टर में सारी स्मॉल कैप्स कंपनी जो हम लोग अभी लेंगे, 10 कंपनीज में से ये पहली कंपनी थी, तो सबका हम लोग हर बार क्वार्टरली अपडेट भी आपको देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें वीडियो। जो लोग भी यहाँ पे स्मॉल कैप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं तो उनको ज़रूर बताइएगा, और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप सभी सारी स्मॉल कैप्स की लिस्ट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।